नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे हाथ कुछ बहुत ही दिलचस्प कागजात लगे हैं। हाँ, ये असल में किसी किताब का हिस्सा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिहार के औरंगाबाद में रहने वाले रोहित नाम के एक किसान के लिए किसी शिक्षक के तैयार किए गए नोट्स है। विषय है गेहूं और चने की खेती। और ये कोई किताबी ज्ञान नहीं लग रहा है, तो जमीन से जुड़ा हुआ एकदम प्रैक्टिकल विज्ञान है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद है इन नोट्स में छिपे ज्ञान को बाहर निकालना। मतलब ये जो खाद की पर्ची, बीज की मात्रा और पानी देने के समय को लेके उलझने होती है ना, जो हर किसान को होती हैं। हाँ, उन्हीं को सुलझाना है। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या करना है, बल्कि ये भी समझेंगे कि उसके पीछे का विज्ञान क्या है। और इन नोट्स की सबसे अच्छी बात इनका लहजा है। ऐसा लगता है जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को हाथ पकड़कर सिखा रहा हो, उसकी गलतियों को सुधार रहा है। सही कहा। वो बार बार पूछ रहे हैं, समझे, इसमें क्या करें से ज्यादा क्यों करें और क्या बिल्कुल ना करें पर जोर है। जी, यही इसे बहुत काम का बनाता है। तो चलिए रोहित के पहले सवाल से ही शुरू करते हैं, जो शायद हर किसान का पहला सवाल होता है। 1 बीघा खेत में कितना बीज डालूं? हाँ, और नोट्स में साफ लिखा है कि इसका जवाब इस बात पर है कि आप बीज हाथ से छिड़क रहे हैं या फिर मशीन से। और यहाँ एक मजेदार बात भी है, शिक्षक का अंदाज दिखता है। हाँ, रोहित ने शायद हाथ से छेड़ना जैसा कुछ लिख दिया होगा। और शिक्षक ने उस पे लाल पेन से गोला बनाकर लिखा है, रोहित, इसे हाथ से छेड़ना नहीं, छिटकावा विधि या ब्रॉडकास्टिंग मेथड कहते हैं। मतलब वो सिर्फ विज्ञान नहीं, सही शब्द भी सिखा रहे थे। तो इस छिटकावा विधि और मशीन से बुआई में बीज की मात्रा का क्या फर्क है? बहुत ज्यादा है क्या? जमीन आसमान का। देखिए, अगर गेहूं की बात करें और आप समय पर बुआई करें, मतलब नवंबर के पहले दूसरे हफ्ते में, तो छिटकावा विधि से प्रति बीघा 30 से 32 किलो बीज लगेगा। ओके। लेकिन अगर देर हो गई, मान लीजिए दिसंबर में बुआई कर रहे हैं, तो यही मात्रा बढ़कर 35 से 38 किलो हो जाएगी। 1 मिनट, देर होने से बीज ज्यादा क्यों लगता है? क्या क्या ठंड का कोई असर होता है? बिल्कुल, यही तो इसके पीछे का विज्ञान है। जब ठंड बढ़ जाती है तो मिट्टी का तापमान गिर जाता है। इससे बीजों का अंकुरण मतलब जर्मिनेशन रेट वो कम हो जाता है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमें ज्यादा बीज डालना पड़ता है। अच्छा, ये वजह है। और चने में तो गणित और भी अलग है। वहां दाने का साइज तय करता है। दाने का साइज कैसे? देसी चने का दाना छोटा होता है तो 18 से 22 किलो प्रति बीघा काफी है। लेकिन काबुली चना, जिसका दाना बड़ा होता है, उसका 25 से 30 किलो बीज लगेगा। और हाथ से छिड़कने में तो वैसे भी कुछ बीज बर्बाद हो जाता होगा ना? हाँ, वही तो छिड़कावा विधि की सबसे बड़ी चुनौती है। कुछ बीज मिट्टी के ऊपर रह जाते हैं, जिन्हें पक्षी खा जाते हैं। बिल्कुल। कुछ को सही नमी नहीं मिलती तो वो उग नहीं पाते। और सबसे बड़ी बात, बीज पूरे खेत में बराबर नहीं गिरता। कहीं पौधे घने तो कहीं जगह खाली। तो इस असमान जमाव का कोई हल है? इन नोट्स में कोई तरीका बताया है? हाँ, और ये तरीका बहुत पुराना लेकिन कमाल का है। शिक्षक इसे दोगला या कच्ची पट्टी बुआई कहते हैं। कच्ची पक्की बुआई? जी, अंग्रेजी में इसे क्रिस क्रॉस सोइंग कहते हैं। तरीका बहुत आसान है। आप 1 बीघे के बीज को 2 बराबर हिस्सों में बांट लें। ठीक है। पहले हिस्से को खेत में पूरब से पश्चिम की ओर चलते हुए छिड़कें। फिर दूसरे हिस्से को उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए छिड़कें। अच्छा, मतलब एक बार ऐसे और एक बार वैसे? जी, इससे पूरे खेत में बीज लगभग एक समान बढ़ जाता है। ये तो बहुत ही स्मार्ट तकनीक है, बिना किसी मशीन के। अच्छा, चने की बुआई को लेकर भी कुछ खास सावधानियां हैं इन नोट्स में? चने के मामले में कुछ बातें गांठ बांधने वाली हैं। चने के बीज को जमने के लिए गेहूं से ज्यादा गहराई और नमी चाहिए। तो प्रक्रिया अलग होगी? थोड़ी अलग। पहले खेत की जुताई करें, फिर बीज छिड़कें। इसके बाद बीज को मिट्टी में मिलाने के लिए हल्का रोटावेटर या कल्टीवेटर चलाना बहुत जरूरी है। ओके, ताकि बीज नीचे चला जाए। हाँ, और सबसे आखिर में पाटा लगाना तो अनिवार्य है। पाटा लगाने से नमी अंदर लॉक हो जाती है और बीज ठीक से ढक जाता है। और पक्षियों से बचाने का भी शायद यही सबसे अच्छा तरीका है। बिल्कुल। 2 उपाय हैं। एक तो बुआई के तुरंत बाद पाटा लगाएं। दूसरा, अगर हो सके तो बुआई शाम के समय करें। शाम के समय क्यों? उससे बीज को रात भर नमी सोखने का समय मिल जाता है। सुबह तक उसका रंग भी मिट्टी जैसा हो जाता है और वो पक्षियों को आसानी से नजर नहीं आता। ठीक है, तो बीज की मात्रा और बुआई का तरीका समझ आ गया। अब आते हैं तैयारी पर। मैंने हमेशा सुना है कि बीज को फुलाकर बोने से वो जल्दी उगता है। क्या ये सच है? ये सबसे आम गलतफहमियों में से एक है। और शिक्षक ने इस पर बहुत जोर दिया है। अच्छा? जो नियम गेहूं पर लागू होता है
वो चने के लिए बर्बादी का कारण बन सकता है। मतलब? गेहूं के बीजों को 10-12 घंटे पानी में भिगोने की सलाह सिर्फ और सिर्फ 2 सूरतों में दी जाती है। कौन सी 2 सूरतें? या तो खेत में नमी बहुत कम हो या फिर बुआई में बहुत ज्यादा देर हो चुकी हो। ऐसा करने से अंकुरन 2-3 दिन जल्दी हो जाता है। और इसका तरीका क्या है? बस पानी में डाल दो। हाँ। बीजों को पानी में डुबोकर रखें, फिर निकालकर किसी बोरे पर छांव में फैला दें। लेकिन एक बड़ी चेतावनी है। क्या? ये तरीका सिर्फ छिटकवा विधि के लिए है। भीगे हुए बीज सीड ड्रिल मशीन में चिपक जाते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखना होगा। तो फिर चने के बीज को क्यों नहीं भिगोना चाहिए? यही तो विज्ञान है। चने का छिलका बहुत नाजुक होता है। उसे पानी में डुबोने से छिलका गलने लगता है और उसमें फफूंद लगने का खतरा 100 गुना बढ़ जाता है। अरे बाप रे! चने के बीज को पानी से नहीं बल्कि एक खास कल्चर से उपचारित किया जाता है। उसे राइजोबियम कहते हैं। राइजोबियम कल्चर, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। क्या ये प्रक्रिया जटिल है? बिल्कुल नहीं। शिक्षक ने इसे बहुत आसान बना दिया है। आधा लीटर पानी में करीब 50 ग्राम गुड़ डालकर उबाल लें और ठंडा होने दें। गुड़ का घोल? जी, शीरे जैसा। जब ये ठंडा हो जाए तो उसमें राइजोबियम कल्चर का एक पैकेट मिला दें। अब इस घोल को चने के बीजों पर छिड़ककर हल्के हाथ से मिला दें, ताकि हर दाने पर एक परत चढ़ जाए। बिल्कुल। फिर इन बीजों को 15-20 मिनट छांव में सुखाकर तुरंत बुआई कर दें। वाह! और इसका फायदा क्या है? फायदा हैरान करने वाला है। इन नोट्स के मुताबिक इस एक छोटे से कदम से पैदावार 15 से 20% तक बढ़ जाती है। 15 से 20%? जी, और यूरिया का खर्चा लगभग आधा हो जाता है, क्योंकि राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो चने की जड़ों में रहकर हवा की नाइट्रोजन को खींचकर पौधे को देता है। ये पौधे की अपनी यूरिया फैक्ट्री बन जाती है। अपनी यूरिया फैक्ट्री? वाह! और औरंगाबाद के लिए एक खास सलाह भी है। उस इलाके में चने में उखटा रोग या विल्ट लगने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। वो जिसमें पौधा खड़ा खड़ा सूख जाता है? जी, वही। उससे बचने के लिए राइजोबियम के साथ साथ बीज को ट्राइकोडर्मा जैसे किसी जैविक फफूंदनाशक से भी उपचारित करना बेहद जरूरी है। ये फसल का पहला सुरक्षा कवच है। तो बीज को बीमारियों से बचा लिया और उसे नाइट्रोजन बनाने की ताकत भी दे दी। अब पौधे को चाहिए सही पोषण, मतलब खाद। और मुझे लगता है इन नोट्स का सबसे बड़ा आहा मोमेंट इसी से जुड़ा है। बिल्कुल। खाद की दुकान से लाई गई पर्ची और खेत की जरूरत में बहुत फर्क हो सकता है। हाँ। शिक्षक कहते हैं कि ज्यादातर पैसा यहीं बर्बाद होता है या फसल खराब होती है। वो रोहित की शॉपिंग लिस्ट का उदाहरण देते हैं। रोहित दुकान से 55-60 किलो डीएपी की बोरी ले आया था। 60 किलो डीएपी 1 बीघा गेहूं में? ये तो बहुत ज्यादा लग रहा है। ही शिक्षक ने तुरंत उसे टोका और समझाया कि दुकानदार ने जो मात्रा बताई थी वो असल में 2 बीघा जमीन के लिए थी। 1 बीघा गेहूं और 1 बीघा चना मिलाकर। अच्छा। अगर रोहित वो पूरी बोरी 1 ही बीघा गेहूं में डाल देता तो नमी मिलते ही ज्यादा खाद की गर्मी से छोटे छोटे अंकुर जल जाते, पूरी फसल तबाह हो जाती। ये तो बहुत बड़ी गलती हो सकती थी। तो फिर सही मात्रा क्या है? 1 बीघा यानी 27,225 वर्ग फुट के हिसाब से। चलिए इसे साफ साफ समझ लेते हैं। पहले गेहूं, बुआई के समय जमीन में 30 से 32 किलो डीएपी। ठीक है। और साथ में 18 से 20 किलो पोटाश। शिक्षक इस बात पर जोर देते हैं कि किसान अक्सर पोटाश को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि पोटाश ही दाने में चमक, मजबूती और वजन लाता है। और यूरिया? यूरिया बाद में, पहली सिंचाई पर जो 21-25 दिन बाद होती है तब 30-35 किलो यूरिया, और दूसरी सिंचाई पर 25-30 किलो यूरिया। और चने का हिसाब तो इससे बिल्कुल अलग होगा? एकदम अलग। चने में सिर्फ बुआई के समय ही खाद डालनी है, वो भी बस एक बार। कितना? प्रति बीघा 20 से 25 किलो डीएपी और उसके साथ 3 से 4 किलो सल्फर, बस। यूरिया नहीं। चने को यूरिया की जरूरत बिल्कुल नहीं है, वो अपनी नाइट्रोजन खुद बनाता है। लेकिन सल्फर बहुत जरूरी है। सल्फर प्रोटीन बनाने में सीधी मदद करता है। ठीक है, तो खाद की सही मात्रा पता चल गई, लेकिन इन नोट्स में खाद डालने के तरीके को लेकर भी 2 बड़ी चेतावनियां हैं। हाँ, और ये दोनों ही बहुत आम गलतियां हैं। पहली गलती, बीज और खाद को कभी भी एक साथ मिलाकर न छिड़कें। लोग ऐसा करते हैं क्या? बहुत करते हैं। समय बचाने के लिए डीएपी और बीज एक ही थैले में भर के फेंक देते हैं। ये बीज के लिए जहर जैसा है। रासायनिक खाद का नमक बीज के नाजुक भ्रूण को जला सकता है। अंकुरण 50% तक कम हो सकता है। बाप रे! तो सही तरीका क्या है? सही तरीका है, पहले खेत में खाद छिड़कें, फिर उस पर एक हल्की जुताई कर दें ताकि खाद मिट्टी में मिल जाए। इसके बाद बीज छिड़कें और फिर पाटा लगा दें। इससे बीज और खाद के बीच एक दूरी बनी रहती है। जी, एक सुरक्षित दूरी। और दूसरी गलती है
जिंक और डीएपी की दुश्मनी। शिक्षक ने इसे ऐसे ही समझाया है। दुश्मनी? हाँ, अगर आप खेत में जिंक डालना चाहते हैं तो उसे कभी भी डीएपी के साथ मिलाकर ना डालें। ये दोनों रसायन मिलकर एक पत्थर जैसा कंपाउंड जिंक फॉस्फेट बना लेते हैं, जिससे पौधा ले ही नहीं पाता। इंतजार कीजिए, मतलब वो मिट्टी में एक बेकार सा पत्थर बन जाता है? ये तो मैंने कभी नहीं सुना था। जी हाँ, ये एक केमिकल रिएक्शन है। आपका पैसा और मेहनत दोनों बेकार। तो फिर जिंक कब डालें? सबसे सही समय है पहली सिंचाई पर। उसे यूरिया के साथ मिलाकर डालें। यूरिया के साथ जिंक की कोई दुश्मनी नहीं है, वो अच्छे दोस्त हैं। वाह, ये छोटी छोटी बातें ही असल विज्ञान है। चलिए अब उस एक पल की बात करते हैं जिसे इन नोट्स में गेहूं की फसल के लिए सबसे नाजुक क्षण बताया गया है, पहली सिंचाई। हाँ, ये वो समय है जो तय करता है कि पैदावार 8 क्विंटल होगी या 12 क्विंटल। इतना ज्यादा फर्क? जी, इसे विज्ञान की भाषा में CRI स्टेज यानी क्राउन रूट इनिशिएशन कहते हैं। हिंदी में शिखर जड़ अवस्था। क्राउन रूट? ये क्या होता है? होता यह है कि बुआई के ठीक 21 से 25 दिन बाद गेहूं के पौधे में जमीन की सतह के ठीक नीचे एक ताज या क्राउन जैसी नई जड़ें निकलनी शुरू होती हैं। अच्छा। यही वो जड़ें हैं जो पौधे का असली आधार बनती हैं और जीवन भर उसे पोषण देती हैं। जो पहली जड़ बीज से निकलती है वो तो बस कुछ दिन का सहारा है। असली खेल इन क्राउन जड़ों का है। और इन जड़ों को बनने के लिए पानी की जरूरत होती है। पानी और सही समय की। यहाँ समय की सटीकता सब कुछ है। मतलब? अगर आपने 20 दिन से पहले ही पानी दे दिया तो छोटा पौधा पीला पड़ जाएगा, और अगर आपने 25-26 दिन के बाद पानी दिया तो ये क्राउन जड़ें ठीक से बन ही नहीं पाएंगी। एक बार ये मौका छूका तो बाद में आप चाहे कितनी भी खाद दें, जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई नामुमकिन है। मतलब ये कि ना एक दिन पहले ना एक दिन बाद। जी। तो फिर एक किसान को क्या करना चाहिए? शिक्षक की सलाह बहुत सीधी और सरल है। जिस दिन बुआई करें वो तारीख एक डायरी में लिख लें। ठीक है। कैलेंडर में 21वें दिन का अलार्म लगा लें। 21वें या 22वें दिन खेत में जाकर हल्का पानी लगा दें। ज्यादा भरना नहीं है, बस नमी पहुंचानी है। और यूरिया की पहली किश्त भी तो इसी समय देनी है? बिल्कुल, ये दोनों काम एक साथ होते हैं। तो अगर आज की सारी बातचीत का निचोड़ निकालें तो एक ही बात समझ आती है, खेती अंदाजे का खेल नहीं बल्कि विज्ञान और सटीकता का काम है। बिल्कुल। चाहे वो गेहूं में 21वें दिन पानी देने की बात हो, या चने के बीज को राइजोबियम से ट्रीट करना हो, या फिर क्रिस क्रॉस विधि से बुआई करना हो, हर कदम के पीछे एक क्यों है। सही कहा। और अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये सिर्फ खेती के बारे में नहीं है, ये किसी भी काम को वैज्ञानिक नजरिए से करने के बारे में है। कैसे छोटी छोटी गलतियों से होने वाले बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। जैसे बीज और खाद को अलग अलग डालना। ये सुनने में बहुत छोटा सा काम लगता है, लेकिन इसका असर पैदावार पर 10-15% का हो सकता है। ये तो सच है। और अब जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ। इन नोट्स में DAP, पोटैश और सल्फर की एक सामान्य सिफारिश की गई है। जी, जो उस इलाके के लिए बहुत अच्छी है। हाँ, लेकिन हम सब जानते हैं कि हर खेत की मिट्टी एक जैसी नहीं होती। मेरे खेत की मिट्टी पड़ोसी के खेत से अलग हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। तो सवाल ये है कि इन सामान्य सिफारिशों से अगला कदम क्या हो सकता है? कोई किसान अपने खेत की मिट्टी की खास जरूरतों को समझकर इस ज्ञान को और कैसे बेहतर बना सकता है? सोचिएगा जरूर।